कल हमने डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर स्टडी किया था और उसमें हमने मुख्तलिफ तरीकों से उसे डिफाइन किया था। इसमें से एक तरीका ये था कि अगर आपके पास मुख्तलिफ गैसेस का मिक्सचर हो, उस मिक्सचर का टोटल प्रेशर सब गैसेस के पार्शियल प्रेशर्स के सम के बराबर हो। मसलन एयर का टोटल प्रेशर हवा में मौजूद तमाम गैसेस के पार्शियल प्रेशर्स के सम के बराबर है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सब गैसेस के प्रेशर्स को ऐड करेंगे तो टोटल प्रेशर आएगा। दूसरा हमने कहा था कि मिक्सचर के अंदर हर गैस अपना अपना प्रेशर एक्सर्ट करती है और वो उतना ही होता है जितना जब वो अकेली थी तो लगा रही होती। In a mixture of gases, each gas exerts its own pressure as it would have exerted if alone. अकेले रहते हुए जितना प्रेशर कोई गैस लगा सकती थी, मिक्सचर के अंदर जाके भी हर गैस उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करती है। फिर हमने कहा था कि हर गैस का जो प्रेशर है उसके मोल्स के प्रोपोर्शनल होता है। जिसके मोल्स ज्यादा होंगे उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा। और आखिर में हमने ये प्रूव किया था कि P is directly proportional to N. Total pressure is directly proportional to total number of moles. और फिर हमने देखा था कि अगर हमारे पास टोटल प्रेशर हो तो हर गैस का अलग-अलग प्रेशर मालूम किया जा सकता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज इक्वल टू P total into mole fraction of that gas. तो वो लॉ कल हमने स्टडी किया था। आज इसकी एप्लीकेशन हम स्टडी कर रहे हैं। ये भी अगरचे मैं पढ़ा चुका हूँ लेकिन उसमें क्योंकि फिर हेडिंग्स बनाई गई थी, डिस्क्रिप्शन नहीं थी लिखी, आज इसकी डिस्क्रिप्शन भी मैंने लिख दी है ताकि याद करना आसान हो। और इसको मैं चंद अल्फाज में दोहराई देता हूँ क्योंकि एक ना एक एप्लीकेशन पेपर में जरूर आनी है। चारों भी आ सकती है लेकिन कोई एक भी आ सकती है। तो पहली एप्लीकेशन है रेस्पिरेशन प्रोसेस। हम सांस कैसे लेते हैं? सांस लेने का जो प्रोसेस है दैट इज इन अकॉर्डेंस विद डाल्टन्स लॉ। हम डाल्टन्स लॉ के तहत सांस ले रहे हैं। जब डाल्टन्स लॉ नहीं था लोग सांस लिए बगैर ही लगता है गुजारा करते और बिना सोचे समझे ही सांस ले रहे। डाल्टन्स लॉ से हमें पता चलता है कि सांस लेने में बुनियादी क्या शराइत है, कैसे हम सांस लेते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या है। तो तवज्जो से सुनना है। जो हवा हम इनहेल करते हैं, जो हवा हम फेफड़ों में लेके जाते हैं, हम लंबा सांस लेते हैं, फेफड़ों में हवा भर लेते हैं। उस हवा में ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा होती है और जो फेफड़ों को खून सप्लाई किया जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसमें ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है। और डाल्टन्स लॉ कहता है कि जितनी किसी चीज की मिकदार ज्यादा होगी उसका प्रेशर भी उतना ज्यादा होगा। तो ऑक्सीजन की मिकदार चूंकि हवा में ज्यादा है इसलिए उसका पार्शियल प्रेशर हवा में ज्यादा होता है और खून में ऑक्सीजन का प्रेशर निस्बतन कम होता है। अब उसका नतीजा ये निकलता है कि हवा में जो ऑक्सीजन है, जो हवा हमने फेफड़ों में भर ली है, उसमें जो ऑक्सीजन है वो खून के अंदर जज्ब होती है और जो
कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मिकदार खून के अंदर ज्यादा होती है। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है और उसे फेफड़ों में भेजा जाता है। तो क्योंकि खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा, हवा में कम है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड खून में से निकल के हवा में आ जाती है। दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्लैक के ऊपर से ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी, ब्लैक के ऊपर ब्लैक अपने कहाँ क्या पॉसिबल। तो अगर आप इसको इस रिलेशनशिप को देखें, फर्ज करें कि इस तरफ हवा है और ये दूसरी तरफ ब्लड मैंने शो किया। हवा के अंदर हाई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है और खून के अंदर लो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है। ये वो खून है जो फेफड़ों को सप्लाई किया जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसम के मुख्तलिफ हिस्सों को ऑक्सीजन देके और कार्बन डाइऑक्साइड लेके जो खून हार्ट में आता है, हार्ट से उसे फेफड़ों को सप्लाई करते हैं। उसका नाम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसमें दो खूबियां हैं, एक उसमें ऑक्सीजन की मिकदार कम है क्योंकि वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को दे आया, और दूसरे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा है क्योंकि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से वो कार्बन डाइऑक्साइड ले आया। तो ब्लड के अंदर लो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है और हाई प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो फेफड़ों में हवा हमने भरी है सांस के जरिए, उस हवा में दोनों बातें इसके उलट है, ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है, डाइऑक्साइड का प्रेशर कम। और आप जानते हैं कि डिफ्यूजन हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ होता है। हवा में ऑक्सीजन की मिकदार, ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है, इट विल डिफ्यूज इनटू ब्लड। ये एरो बता रहा है कि एयर में से ऑक्सीजन खून में जज्ब होगी, और खून में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड खून में से निकल के हवा में शामिल होगी। इन दोनों बातों को अगर एक लफ्ज में समोए तो हम कहेंगे जी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस का तबादला हुआ है। क्या तबादला हुआ है? ऑक्सीजन खून में दाखिल हो गई है और कार्बन डाइऑक्साइड खून से निकल के हवा में, कुछ लो कुछ दो। एयर ब्लड को ऑक्सीजन देती है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है। This exchange of gases is possible due to difference in partial pressure of oxygen and carbon dioxide in air and blood. अगर दोनों तरफ प्रेशर बराबर हो जाए, हवा में ऑक्सीजन का प्रेशर इतना कम हो जाए जितना खून में है, तो ऑक्सीजन खून में जज्ब नहीं होगी, हम कहेंगे सफोकेशन हो गई, दम घुट गया। हवा में ऑक्सीजन की प्रेशर, ऑक्सीजन का प्रेशर अगर कम हो जाए, उतना ही हो जाए जितना खून में है, तो ऑक्सीजन खून में जज्ब नहीं होगी। या कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर हवा में इतना ज्यादा हो जाए जितना खून है, तो कार्बन डाइऑक्साइड खून से निकलेगी नहीं, खारिज नहीं होगी, डिफ्यूज नहीं करेगी। दिस इज इन अकॉर्डेंस विद डाल्टन्स लॉ। ये जो डिस्क्रिप्शन मैंने लिखी है, इसे मैं जल्दी से गो थ्रू कर देता हूँ ताकि याद करना आसान हो। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन इनहेल्ड एयर, जो सांस के जरिए हम हवा अंदर लेके, is greater than partial pressure of oxygen in blood supplied to the lungs. खून जो फेफड़ों को भेजा गया उसमें ऑक्सीजन कम है और हवा में ज्यादा है। Hence oxygen diffuses from air into blood. Pressure of carbon dioxide in blood is higher than that pressure of carbon dioxide in air. खून में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा, हवा में कम है, हेंस कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस आउट। ये जो रिलेशनशिप लिखा हुआ है इसमें ये सारी बातें मौजूद है। अगर आप ये लिख लें तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपको ये सारी समझ। तो ऑक्सीजन हवा से खून में गई, कार्बन डाइऑक्साइड खून से हवा में आई, इस अमल को एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहते हैं। दूसरी एप्लीकेशन है
कि ब्रीदिंग एट हाई एल्टीट्यूड्स, बुलंदी वाले इलाकों में जाके सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आप हाई एल्टीट्यूड्स पे मरीना, रान का कान गिरकर वॉक कर रहे हो, थोड़ी सी वॉक करके सांस फूलने लगे। सांस फूलने का मतलब है कि जितनी ऑक्सीजन आपको चाहिए उतनी खून में जज्ब नहीं हो रही। जब आप नाक की बजाय मुंह खोल के सांस लेना शुरू करते हैं, यूं करके, इसका मतलब होता है कि खून में ऑक्सीजन उतनी नहीं जज्ब हो रही जितनी हमें चाहिए। तो हम नाक के साथ साथ मुंह से भी अंदर हवा भेजते हैं ताकि उस कमी को पूरा करें। तो ऐसा क्यों होता है? हाई एल्टीट्यूड्स पे जाके सांस क्यों फूलने लगता है, ब्रीदिंग क्यों डिफिकल्ट हो जाती है? तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि हाई एल्टीट्यूड्स पे हवा का दबाव कम हो जाता है। जैसे यहाँ सी लेवल पे 1 एटमॉस्फेयर है, 760 टॉन, मरी में तकरीबन 0.92 एटमॉस्फेयर है, ऑलमोस्ट 750 टॉन। माउंट एवरेस्ट पे जाके तकरीबन 323 टॉन, 760 से आधे से भी कम हो जाता है प्रेशर। जब हवा का प्रेशर कम होगा तो उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर भी कम हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा था कि प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू पी टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। तो टोटल प्रेशर कम होगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी कम हो जाएगा, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा तो कम ऑक्सीजन खून में जज्ब होगी, और जब कम ऑक्सीजन खून में जज्ब होगी तो हमें सफोकेशन का एहसास होगा, ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी, दम घुटने का एहसास। तो समरी ये बनी कि हाई एल्टीट्यूड्स पे टोटल प्रेशर कम होता है, टोटल प्रेशर कम होने से कम ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है, ऑक्सीजन का प्रेशर कम होने से कम ऑक्सीजन खून में जज्ब होती है और ब्रीदिंग डिफिकल्ट होती है। मैं इसे पढ़े देता हूँ ताकि याद करना आसान हो। इट इज ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर ऑफ एयर एट हाई एल्टीट्यूड्स। पहले तो टोटल हवा का प्रेशर कम, हेंस प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर आल्सो डिक्रीज, ऑक्सीजन का दबाव भी कम हो गया हवा। लेसर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू ब्लड, ये खून में जो ऑक्सीजन जज्ब हो रही थी इसलिए जज्ब हो रही थी कि हवा में ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है। तो जब वो कम हो जाएगा तो कम ऑक्सीजन खून में जज्ब होगी, हेंस ब्रीदिंग बिकम्स डिफिकल्ट। ये भी अक्सर रीजनिंग क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा जाता है कि व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू ब्रीथ एट हाई एल्टीट्यूड। कभी कभी इसी क्वेश्चन को जरा बदल के पूछते हैं कि ये जो पायलट्स होते हैं, जहाज भी चूंकि बहुत बुलंदी पे उड़ते हैं, तो जो पायलट्स का कैबिन होता है उसमें मसनूई तरीके से ऑक्सीजन का प्रेशर मेंटेन रखा जाता है। अगर वो अनप्रेशराइज्ड कैबिन हो, प्रेशर मेंटेन ना रखा जाए तो फिर सांस लेना मुश्किल हो जाए। तो पायलट्स जो है एरोप्लेन में जो सफर कर रहे होते हैं उसमें भी ऑक्सीजन का प्रेशर मेंटेन रखना पड़ता है, वरना इतने हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर ऑक्सीजन का बहुत कम हो जाता है और ब्रीदिंग डिफिकल्ट होती है। कलेक्शन ऑफ गैसेस ओवर वाटर, कुछ गैसेस जैसा कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, जनरल बात यह है कि वो गैसेस जो पानी में हल नहीं होती, ये बड़ी अहम बात है। सारी गैसेस को पानी के ऊपर इकट्ठा नहीं कर सकते, सिर्फ उन्हें कर सकते हैं जो पानी में हल ना हो। तो वाटर इनसॉल्युबल गैसेस आर कलेक्टेड ओवर वाटर। इसका पहले तो मतलब समझना है कि व्हाट इज मेंट बाय कलेक्शन ओवर वाटर। फर्ज करें ये जो मैंने फिगर ड्रॉ किया इस पे नजर डालें, कोई गैस आपने बनाई, फर्ज करें किसी ऑपरेटर्स में हाइड्रोजन गैस बनाई, वो हाइड्रोजन गैस इधर से जाके इस ट्यूबिंग में से गुजरती है, पानी के अंदर ट्यूबिंग रखी हुई है और इसके ऊपर पानी से भरा हुआ सिलेंडर उल्टा खड़ा कर, शुरू में ये पानी से भरा हुआ सिलेंडर,
ये गैस इधर से बन के आ रही है और पानी में से बुलबुले बन के निकल रही है। जब यहाँ से इसे आप इकट्ठा होने का मौका देंगे, जूं जूं गैस ऊपर जाएगी सिलेंडर में पानी का लेवल नीचे आता जाएगा। जब सारा सिलेंडर पानी से खाली हो जाए तो इसका मतलब होगा अंदर गैस इकट्ठी हो चुकी है। वो हमें नजर नहीं आती, ऐसे लगता है कि ये सिलेंडर खाली हो गया, हकीकत में उसमें से पानी निकल गया तो गैस भर गई। यहाँ मैंने उसको स्पेशली शो करने के लिए कुछ डॉटेड और कुछ रेड सर्कल लगाए। तो जब कोई गैस आप पानी के ऊपर इकट्ठी करते हैं तो उस गैस का जो टोटल प्रेशर होता है वो अकेली गैस का प्रेशर नहीं होता, बल्कि उसमें कुछ वेपर्स का प्रेशर भी शामिल होता है। जब भी आप कोई गैस पानी के ऊपर इकट्ठी करेंगे तो टोटल प्रेशर ऑफ दैट गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस प्लस प्रेशर ऑफ वेपर्स। क्योंकि वो पानी में से गुजर के आ रही है तो अपने साथ कुछ बुखारात भी उड़ा के ले आती है। इसे कहते हैं वेट गैस, गीली है। गीली होने से मुराद है कि उसमें बुखारात भी शामिल। अगर आपको ड्राई गैस का प्रेशर चाहिए हो तो टोटल प्रेशर जितना यहाँ पे है उसमें से वेपर्स के प्रेशर को माइनस कर तो बाकी गैस का प्रेशर आ जाएगा। ये जो वेपर्स का प्रेशर है ये कितना होता है? ये बड़ी अहम बात है कि वेपर्स का प्रेशर कितना हो। तो जवाब ये है कि ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना है। हर टेम्परेचर पे ये दूसरे से मुख्तलिफ है। मसलन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर पानी के ऊपर आप कोई गैस इकट्ठी करते हैं तो उसमें वेपर्स का प्रेशर तकरीबन 23 टॉर होता है। तो आप टोटल प्रेशर में से वो वेपर्स का प्रेशर माइनस करेंगे तो पता चलेगा असली का ड्राई गैस का प्रेशर। ये जो वेपर्स का प्रेशर है इसे उर्दू में एक्वस टेंशन कहते हैं। एक्वस टेंशन एमसीक्यू के लिए बड़ी अहम बात है कि प्रेशर ऑफ वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड इज कॉल्ड एक्वस टेंशन। खासतौर पर पानी के लिए है, क्योंकि हम पानी के ऊपर इकट्ठी कर रहे हैं इसलिए एक्वस टेंशन, दबाव, बुखारात का दबाव, पानी के बुखारात का कितना होता है हर टेम्परेचर पे मुख्तलिफ होता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे तकरीबन 23 होता है। इसको भी मैं एक दफा पढ़े देता हूँ। गैसेस विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये बड़ा अहम लफ्ज, पानी में हल ना होने वाली अमोनिया गैस को आप इस तरह नहीं इकट्ठा कर सकते क्योंकि वो पानी में जज्ब हो जाता है। HCl को भी नहीं इकट्ठा कर सकते, वो पानी में जज्ब हो जाता है। तो इनसॉल्युबल are collected over water. Total pressure is equal to sum of partial pressure of gas and pressure of vapors. It is called wet gas. प्रेशर ऑफ गैस मालूम करना हो तो टोटल में से वेपर्स के प्रेशर को माइनस करें। वेपर्स के प्रेशर को एक्वस टेंशन भी कहते हैं। डीप सी डाइवर्स, गोताखोर, ये जो समंदर में डाइव करते हैं वो सांस लेने के लिए अपनी कमर पे जो सिलेंडर बांध के लेके जाते हैं समंदर के नीचे, पानी के नीचे सांस लेने के लिए, उसमें आम किस्म की हवा नहीं होती है जिसमें 78% नाइट्रोजन और 21% उनके सिलेंडर में 4% ऑक्सीजन और 96% नाइट्रोजन होती। तो कभी पेपर में पूछा जाए कि जी ऐसा क्यों है, वो 4% ऑक्सीजन क्यों लेते, आम हवा ले जाए। पहले ये सुनना जरूरी है कि अगर आम हवा ले गए जिसमें 21% ऑक्सीजन है तो क्या मसला बनेगा। पहले मसला समझे फिर उसका हल। बुलंदी वाले इलाकों में जाके प्रेशर ऑफ एयर कम हो जाता है, गहराई में जाके प्रेशर ऑफ एयर, प्रेशर ऑफ गैसेस बढ़ जाता है। तकरीबन 40 मीटर की गहराई पे जाके ऑलमोस्ट 5 गुना हो जाता है प्रेशर, नॉर्मल से 5 गुना। मसलन नॉर्मल प्रेशर 760 है, उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर 159 है मिलीमीटर है। ऑक्सीजन का प्रेशर
हवा में 159 मिलीमीटर रहती है सी लेवल। अगर ये हवा हम सिलेंडर में बंद करके गहराई में ले जाएं, तकरीबन 40 मीटर की गहराई पे जाके इसका प्रेशर 5 गुना ज्यादा होगा। 159 था सी लेवल पे, डेप्थ में जाके 5 गुना 159 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये तकरीबन 785 हो जाएगा। हवा में ऑक्सीजन का प्रेशर 785, हमारे फेफड़ों को आदत है तकरीबन 159 मिलीमीटर ऑक्सीजन प्रेशर हो तो खून में ऑक्सीजन बड़े अच्छे तरीके से टेस्ट हो। गहराई में जाके वो 159 की बजाय 785 हो। ऑक्सीजन का प्रेशर और नाइट्रोजन का तो दो के हिसाब से, क्योंकि पहले ही हवा में और नाइट्रोजन का प्रेशर काफी ज्यादा है, 5 गुना पड़ेगा और ज्यादा हो जाएगा। उसके नुकसान में ये होगा कि इतने हाई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे भी ब्रीदिंग डिफिकल्ट होती है। कम हो जाए फिर भी मुश्किल हो जाती है, ज्यादा हो जाए फिर भी मुश्किल हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि ऑक्सीजन का प्रेशर वही तकरीबन 159 जो तकरीबन 21% ऑक्सीजन का उसके बराबर ही रहे। तो करते क्या है कि वो सिलेंडर में सिर्फ 4% ऑक्सीजन लेके जाते हैं। इस 4% ऑक्सीजन का प्रेशर सी लेवल पे तो बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट कोई 40 मिलीमीटर, लेकिन जब गहराई में जाके ये 4% 5 गुना बढ़ता है, तो 4% मल्टीप्लाइड बाई 5 20% ऑक्सीजन के बराबर हो जाए। और 20% ऑक्सीजन हवा में होती है, 21 हम बड़े आराम से सांस। समरी ये बनी कि डीप सी डाइवर्स ब्रीथ ए मिक्सचर ऑफ 4% ऑक्सीजन एंड 96% नाइट्रोजन टू कीप द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन रिक्वायर्ड लिमिट्स। एक हद में रखने के लिए, मतलूबा हद में रखने के लिए 4% ऑक्सीजन लेते। अगर वो 20% ऑक्सीजन ले जाते तो डेप्थ में जाकर उसका प्रेशर 5 गुना ज्यादा हो जाता और ब्रीदिंग और डिफिकल्ट। एक बात जो आपकी बुक्स में शायद ना लिखी हो लेकिन मालूम होना जरूरी है और अच्छी बात है कि पहले ये 4% ऑक्सीजन और 96% नाइट्रोजन लेके जाया करते थे कुछ अर्सा पहले तक। तो पता ये चला कि डेप्थ में जाके जब प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ता है तो नाइट्रोजन का भी बढ़ जाता है। नाइट्रोजन यहाँ पे इस हवा में जो नाइट्रोजन है वो खून में जज्ब नहीं होती, जैसे अंदर जाती है वैसे ही वापस आ जाती है। लेकिन जब 96% नाइट्रोजन लेके जाए और उसका प्रेशर अंदर जाके 5 गुना बढ़ जाए तो वो इतना ज्यादा हो जाता है कि वो नाइट्रोजन भी खून में जज्ब होना शुरू हो जाता है। ऑक्सीजन तो जज्ब होती है, नाइट्रोजन भी जज्ब होती है। अब नाइट्रोजन खून में जज्ब हो तो हिस्टीरिया, जैसे पागलपन के दौरे पड़ने लगते, उसे ब्लू बैंड्स भी कहते हैं, खून में नाइट्रोजन जज्ब, उससे भी बचना जरूरी है। और आजकल उसका हल किया जाता है कि 4% ऑक्सीजन और 96% हीलियम लेके जाते हैं, क्योंकि हीलियम ही खून में इतने हाई प्रेशर। तो ये आपकी किताबें क्योंकि पुरानी छपी हुई है इसलिए 4% ऑक्सीजन और 96% नाइट्रोजन के मुकस्सर है। लेकिन कभी किसी जगह अगर आप पढ़ें, सुने, देखें तो ये आपको बताए कि जी 4% ऑक्सीजन और 96% हीलियम लेके जाते हैं, तो ये ना कहें कि सर ने गलत पढ़ा दिया था, आपने गलत पढ़ा हुआ या आप गलत। आजकल नाइट्रोजन की बजाय हीलियम लेके जाते हैं क्योंकि वो खून में जज्ब नहीं, और इससे जरा बेहतर टेक्निक है। लेकिन आपको कम से कम ये जरूर याद हो कि 96% नाइट्रोजन और 4% ऑक्सीजन का मिक्सचर लेके जाएगा। रनिंग आउट ऑफ टाइम का मतलब है कि कितने 10 मिनट। ये 4 एप्लीकेशन हैं डाल्टन स्टार की, एक ना एक पेपर में जरूर आ जाने और एन मुमकिन है चारों ही पूछ ली।
Why it is difficult to breathe at high altitude? Why deep sea divers do not breathe normal air? ये दो ज्यादा पूछी जाती हैं और चारों पूछी जाए तो चारों ही लिखी जा सकती हैं। और इसका न्यूमेरिकल्स में कलेक्शन ऑफ गैसेस और वाटर, इसका न्यूमेरिकल में तस्करा हो सकता है कि एक गैस को पानी के ऊपर इकट्ठा किया गया, उसका प्रेशर इतना है और उसमें उसका एक्सटेंशन 23 है, तो ड्राई गैस का कितना प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर वेपर्स को माइनस करें तो ड्राई गैस का प्रेशर है। डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होती है? नफूस पजीरी। ये नफूस पजीरी क्या चीज? नफूस इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस in all proportions to form a homogeneous mixture is called diffusion. गैसेस आपस में मिक्स हो जाएं और एक होमोजेनस मिक्सचर बना दें तो उसको डिफ्यूजन कहते हैं। गैस मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे के साथ मिक्स मसलन एक तरफ फर्ज करें एक चैम्बर है, उसमें पार्टीशन लगी हुई है, एक तरफ ब्राउन गैस है NO2, दूसरी तरफ कलरलेस गैस है ऑक्सीजन। तो अगर आप एक तरफ ये ब्राउन गैस है, दूसरी तरफ ऑक्सीजन है, हमें ये कलरलेस दिखाई देता है चैम्बर, ऐसे लगता है कि एम्प्टी है, एम्प्टी नहीं है, इसमें कलरलेस गैस है ऑक्सीजन। दूसरी तरफ ब्राउन गैस है, ये नजर आती है कि ब्राउन गैस अलग अलग है। आप ये पार्टीशन हटा दें, बीच में से ये पार्टीशन खींच के बाहर निकाल, रास्ता खोल दें, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे सारा कंटेनर ही लाइट ब्राउन हो जाएगा। ये सारा लाइट ब्राउन कैसे हो गया? ये ऐसे हुआ कि इधर से NO2 के ब्राउन मॉलिक्यूल्स कलरलेस गैस ऑक्सीजन में मिक्स हो गई और इधर से ऑक्सीजन के कुछ मॉलिक्यूल जाके NO2 में मिक्स हो गए और सारा एक होमोजेनस मिक्सचर, सारा एक लाइट ब्राउन मिक्सचर बना। ये बनना इस बात का सबूत होगा कि दोनों गैसेस आपस में मिक्स हो चुकी। यह है डिफ्यूजन, इंटरमिक्सिंग, दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हुई है, एक दूसरे में दूसरी पहले में गई है, तो ये इंटरमिक्सिंग टू वे ट्रैफिक है। ऑक्सीजन NO2 की तरफ जा रही है और NO2 ऑक्सीजन की तरफ जा रही है और अल्टीमेटली सारा एक लाइट ब्राउन मिक्सचर बन जाएगा, एक होमोजेनस मिक्सचर। इसी से मिलती जुलती एक चीज है एफ्यूजन। तो कभी शायद पेपर में डिफ्यूजन और एफ्यूजन में फर्क पूछ लिया है, इसलिए मैंने बीच में लाइन लगा के लिखी है। द एस्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स फरार हो जाए, भाग निकले फ्रॉम एन अपर्चर, छोटे से सुराख से, छोटे से सुराख को कहते हैं। अब छोटे की क्या डेफिनेशन? कोई कहे जी कितना छोटा, आप कहें छोटा सा, कितना छोटा सा, बहुत ही छोटा, नहीं कितना फिर भी इंतहाई छोटा। तो छोटे का स्टैंडर्ड क्या है? तो छोटे की भी एक डेफिनेशन है कि सुराख कितना छोटा हो, वो इतना छोटा हो जितना मॉलिक्यूल्स का साइज होता है, मॉलिक्यूलर साइज। इतना बड़ा सुराख हो या इतना छोटा सुराख हो तो उसमें से मॉलिक्यूल एक एक करके गुजर सकते, 5, 7, 10, 15 मॉलिक्यूल इकट्ठे ना निकलने। इतना छोटा हो कि एक एक मॉलिक्यूल निकले, लेकिन इतना भी छोटा ना हो कि एक फंस जाए उसमें, एक एक मॉलिक्यूल फ्रीली उसमें से निकल सके। The escape of gas molecule from an aperture of molecular size one by one, एक एक करके खारिज हो, विदाउट कोलिशन, उससे टकराए बगैर, आपस में टकराए बगैर एक एक करके खारिज होते हैं। मसलन इधर गैस है, दूसरी तरफ वैक्यूम है। वैक्यूम का मतलब यहाँ कोई गैस नहीं है। ये जो पार्टीशन है इसमें छोटा सा सुराख हो जाए, ये सुराख इतना छोटा है कि इसमें से मॉलिक्यूल एक एक करके दूसरी तरफ जा रहे हैं।
गौर से सुनिएगा, अगर ये पार्टीशन हो ना, मॉलिक्यूल यहाँ आके टकराते हैं, वापस आ जाते हैं, फिर टकराते हैं, वापस आ जाते हैं, ये भी टकराता है। अगर कोई मॉलिक्यूल बिल्कुल इस सुराख के सामने, तो दीवार है ही नहीं है। अगर दीवार होती तो टकरा के वापस हो जाता, दीवार नहीं है तो ये इस तरफ से गुजर के दूसरी तरफ चला जाएगा, वैक्यूम की तरफ। ये मॉलिक्यूल का सुराख में से गुजर के दूसरी तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाते रहना, वन बाय वन विदाउट कोलिशन, इस प्रोसेस को कहते हैं एफ्यूजन। एफ्यूजन गैस मॉलिक्यूल का लीक आउट होना फ्रॉम एन अपर्चर ऑफ मॉलिक्यूल। ये वन वे ट्रैफिक है, इधर से मॉलिक्यूल दूसरी तरफ जा रहे हैं, उधर तो है ही कुछ नहीं जो वापस। डिफ्यूजन में टू वे ट्रैफिक है, इंटरमिक्सिंग है। दोनों प्रोसेसेस जो हैं, दोनों ये एक ही लॉ के तहत कंट्रोल होते हैं, और उसे कहते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन। दोनों पे एक ही कानून अप्लाई होता है, जिसके तहत डिफ्यूजन होती है या जिसके तहत एफ्यूजन होती है। वो लॉ फिर हम कल स्टडी कर पाएंगे, उसकी मुख्तलिफ मैथमेटिकल फॉर्म्स और न्यूमेरिकल। लेकिन कभी डिफ्यूजन और फ्यूजन में डिफरेंसेस आ सकते हैं, डाल्टन्स लॉ की एप्लीकेशन आ सकती है, और ग्राहम्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। कल ग्राहम्स लॉ और उसकी एप्लीकेशन स्टडी करेंगे।